तो आज से स्टार्ट करेंगे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ ग्रेविटेशन। अब आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये टर्म 2 का टॉपिक है। टर्म 2 हमारा सब्जेक्टिव है, बट पूरे टर्म 1 में हम लोग सीखे कि चैप्टर्स को एनालिटिकली कंसेप्चुअली समझने के लिए साइंस में एमसीक्यू ही अच्छा मेथड होता है ना। टर्म 2 का है, ठीक है, बट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज तो बनता है इस चैप्टर का। एमसीक्यूज के फॉर्म में हम लोग चैप्टर को रिवाइज कर सकते हैं साइंस में हमेशा। These are important multiple choice questions of chapter gravitation class 9। पूरा चैप्टर एक तरफ और एमसीक्यूज याद रहे साइंस का किसी भी चैप्टर में 9, 10, 11, 12 में, तो उसका रिवीजन अलग तरीके से हो जाता है। तो जल्दी से हम लोग लगाएंगे पहला क्वेश्चन जाए, और ये हम लोग रैंडम नहीं करेंगे। रैंडम मतलब कोई भी क्वेश्चन कहेगा नहीं, जैसे जैसे शुरू हुआ था आपका टॉपिक बिल्कुल वैसे वैसे ही लगाएंगे। जैसे कि इस चैप्टर का पहला सवाल ये होगा कि यूनिवर्सल लॉ, पहला सवाल, पहला क्वेश्चन नंबर 1, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज गिवन बाय, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किस साइंटिस्ट ने दिया? तो पहला ऑप्शन है केपलर, दूसरा ऑप्शन है अरिस्टोटल, तीसरा ऑप्शन है गैलीलियो गैली, और चौथा ऑप्शन है सर आइजैक न्यूटन। ठीक है, तो पहला सवाल का आंसर हो गया न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 जल्दी जल्दी लिखते भी रहो। सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 है, सवाल नंबर 2 है, सवाल नंबर 2 है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या फिर इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज इंस्पायर्ड बाय, ये हम लोग पढ़े थे कि न्यूटन आपका जो इनवर्स स्क्वायर लॉ है ग्रेविटेशन का, या फिर पूरा ही लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहां से, किस साइंटिस्ट के कॉन्सेप्ट से इंस्पायर्ड है? दिस इज केपलर, दिस इज एरिस्टोटल, दिस इज गैलीलियो, या फिर सोक्रेट्स। ठीक है, तो ये हम लोग पढ़े थे कि एप्पल वैप्पल गिरना तो एक लीजेंड है एक्चुअली में, वो सब कोई काम का चीज नहीं है। एक्चुअली में जब हम लोग को स्टार्टिंग में ही पढ़ाया गया था कि न्यूटन साहब ऐसा सोचे कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में तो ग्रेविटेशनल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन लग ही रहा होगा, तब उनके दिमाग में ये बात आया था कि सन के अक्रॉस प्लैनेट्स कैसे रिवॉल्व कर रहा है, प्लैनेट्स के अराउंड जैसे अर्थ के अराउंड मून कैसे रिवॉल्व कर रहा है, तो उसके बीच में एक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन लगता जरूर होगा जिसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। बट वो फोर्स कैसे लगता होगा, तो ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो आपको बताया गया था कि इसमें केपलर का जो हम लोग स्टार्टिंग में लॉस पढ़े थे उससे ही इंस्पायर्ड होकर के न्यूटन साहब का इनवर्स स्क्वायर लॉ दिया हुआ है। तो न्यूटन साहब का इनवर्स स्क्वायर लॉ जो है वो केपलर के लॉ पर बिल्डअप है, उन्हीं के लॉ से इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तीसरा नंबर कहता है, तीसरा क्वेश्चन कहता है अकॉर्डिंग टू law of gravitation, according to law of gravitation, according to law of gravitation जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है बॉडीज के बीच में, अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन बॉडीज, अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन बॉडीज ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके किसके? पहला ऑप्शन है m1 m2 के ओनली, दूसरा m1 m2 एंड आर स्क्वायर, तीसरा m1 m2 बाई आर के, और चौथा है m1 m2 बाई आर स्क्वायर के। ठीक है, तो ये हो जाएगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो ऐसा डायग्राम में थोड़ा थोड़ा बना देंगे। क्या कहता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? पूरे यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट मैटेरियल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, उन दोनों के बीच में अगर कुछ एक सेपरेशन का डिस्टेंस अगर दिया जाए तो उन दोनों के बीच में हमेशा क्या लगता है? एक अट्रैक्टिव फोर्सेस लगता है, और उस अट्रैक्टिव फोर्स को न्यूटन साहब ने बताया
कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था m1 m2 के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के, और दोनों को साथ में लिखा जाए ये फोर्स डायरेक्टली ही प्रोपोर्शनल होता था m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर के, तो उस हिसाब से डी जो है वो सही हो गया। तो पहला क्वेश्चन था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किनका दिया हुआ है, इनवर्स स्क्वायर लॉ, जो कि न्यूटन का इसी लॉ का सेकंड वाला पोर्शन है। ये किसके लॉ से इंस्पायर्ड है, तो एक्चुअली में ये केपलर के भी थर्ड लॉ से, केपलर, बट खैर आपको तो टिक लगाना था, केपलर के लॉ से इंस्पायर्ड है। न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है पूरे यूनिवर्स में किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस लग रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हैं, तो m1 m2 बाई आर स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो एमसीक्यू में चैप्टर को याद करना ज्यादा आसान है, ऐसे तो थ्योरी व्योरी को याद करेंगे, बट एमसीक्यू के फॉर्म में चैप्टर्स को याद करना ज्यादा सिंपल है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी लिखो। क्वेश्चन नंबर 4, खुद से भी कुछ एमसीक्यूज गेस किया जाए, मिटा दो ना। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हम लोग पढ़े हैं। ड्यूरिंग फ्री फॉल जो एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, डज नॉट, किसका मास, ऐसे मास मास करने पर नहीं होगा, डज नॉट डिपेंड अपॉन, पहला नंबर मास ऑफ ऑब्जेक्ट, दूसरा नंबर मास ऑफ प्लैनेट, दूसरा नंबर रेडियस ऑफ प्लैनेट, और डी नंबर पर है शेप साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो किस पर डिपेंड नहीं करता है कुछ, मास ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं, ये शेप ऑफ ऑब्जेक्ट भी उस हिसाब से चला जाएगा। नन ऑफ द अबव कर दो एक ऑप्शन। तो स्मॉल जी का फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला याद करो। स्मॉल जी का फॉर्मूला होता है कैपिटल जी मास ऑफ प्लैनेट बाय रेडियस ऑफ प्लैनेट का होल स्क्वायर। यहाँ पे डी के जगह पर ये कर लो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट किस पर डिपेंड नहीं करता है पूछ रहा है, तो जी पर करता है, कैपिटल जी पर, मास ऑफ प्लैनेट पर करता है, रेडियस ऑफ प्लैनेट पर करता है, बट इस पूरे चैप्टर का समरी है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता। इस चैप्टर का मेजर समरी, इस पर आप गलत नहीं कर सकते। तो डिपेंड तो नहीं करता है, बट इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिपेंड नहीं करता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अभी आप आंसर लिखेंगे ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, बट इसी का अगला क्वेश्चन है कि एक फेदर लेंगे और एक सिक्का लेंगे, एक फेदर एंड अ कॉइल अंडर फ्री फॉल एट वैक्यूम, वैक्यूम पे है और फ्री फॉल किया गया है, एक पंख है और एक कॉइन है, एक वेरी हेवी कॉइन, एक बहुत भारी भरकम कॉइन और एक फेदर है, बट फ्री फॉल करवा रहे हैं वो भी वैक्यूम से फ्रॉम सेम हाइट, हाइट भी सेम है। फेदर है, बहुत हेवी कॉइन है, फ्री फॉल पे जा रहा है, वैक्यूम पर है और सेम हाइट से दोनों को फेंका जा रहा है या फिर ड्रॉप किया जा रहा है। तो पहले कौन गिरेगा, विच विल फॉल अर्लियर, विच विल फॉल अर्लियर, पहले कौन गिरेगा पूछ रहा है। तो ऑप्शन है फेदर, दूसरा ऑप्शन है हेवी कॉइन, हेवी कॉइन, तीसरा ऑप्शन है बोथ विल फॉर्म, both will form after same time, और डी पे कह रहा है कांट से, मतलब ऑप्शन
में से नहीं है, मतलब और भी कुछ डेटा हो सी होगा। सी हो सकता है। क्यों? उसका आंसर ऊपर ही लिखा हुआ है कि स्मॉल जी जो है वो डज नॉट डिपेंड अपॉन मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो कल किए थे एक बार, और इसको बताओ कि इसमें टाइम वाइम कहाँ से आ गए। तो इसमें ये कॉन्सेप्ट है कि फ्री फॉल का न्यूमेरिकल हम लोग बहुत बनाए इस चैप्टर में, फ्री फॉल का न्यूमेरिकल बनाए ना बहुत सारा। इसको इधर से इधर जाना है, एक बार फेदर है और एक बार कॉइन है, और लेकिन वैक्यूम पे क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन को सोचेंगे तो ये एच है, यही एच है ना। Yes. इसको फेंकना नहीं, ड्रॉप करना है। तो एच बराबर क्या हो जाएगा, यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर नीचे की तरफ। तो ड्रॉप किए तो यू जीरो हो गया। अब एच अगर सेम है और जी भी सेम है, क्योंकि जी जो है वो फेदर पर करो चाहे कॉइन पर, जी का वैल्यू सेम रह जाएगा। अगर वैक्यूम में कर रहे हो तो हाफ का वैल्यू सेम है, तो उस हिसाब से ये टी का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, ये सेम। मतलब एक ही हाइट से अगर एक फेदर और एक कॉइन को ड्रॉप किया जाए, लेकिन वैक्यूम में होना चाहिए, तो दोनों जो नीचे गिरेगा, दोनों को गिरने में टाइम जो है वो सेम लगेगा। बट यही क्वेश्चन बट लिख करके यहीं पर कर लेंगे। बट इन एटमोस्फेयर, यहां पर वैक्यूम नहीं है, नॉट इन वैक्यूम पर अगर ये करेंगे तो उस केस में कौन पहले गिर जाएगा, कॉइन विल फॉल। मतलब या फिर उल्टा लिख सकते हैं कि फेदर विल टेक टाइम, एक्स्ट्रा टाइम टू फॉल ड्यू टू किस वजह से, ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस। तो अगर एयर रेजिस्टेंस ले रहे हो तब तो अलग बात है भाई, बट अगर एयर रेजिस्टेंस को नहीं कंसीडर अगर कर रहे हो तो सेम हाइट से ड्रॉप करना है फेदर को, हाथी को, कॉइन को, उस पर स्मॉल जी जो है वो ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता, तो सेम टाइम पर दोनों नीचे गिर जाए। ये तो इस चैप्टर का समरी है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 6, वैल्यू ऑफ जी एट मून पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू कितना है। पहला, अर्थ के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इनटू 6 टाइम्स, दूसरा अर्थ के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर, तीसरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ के बाय 6 टाइम्स, और डी पर नन ऑफ द अबव। तो मून पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो हम लोग पढ़े हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ है ये, उसके कंपैरिजन में कितना टाइम्स हो जाता है, 6 टाइम्स कम, ठीक है। तो जी पर जो मून का वैल्यू है वो अर्थ का जो भी वैल्यू है जी का, जो कि आप लोग याद किए 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या फिर 10 उससे बाय 6 टाइम्स है, ठीक है। बाकी आपका एग्जाम बॉस आपको बार बार पता चला कि टर्म 2 का चैप्टर है, टर्म 2 में आपका प्रूफिंग भी आएगा। तो इस चैप्टर में आपको प्रूफ दैट करवाया गया है बढ़िया एक, मतलब एक ही है, तो एक ही बढ़िया प्रूफ दैट आप किए हैं कि स्मॉल जी का जो वैल्यू है वो ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता, उसका प्रूफिंग आपको बताया गया है। वो जो प्रूफिंग है वो प्रूफिंग आपका टर्म 2 में आने वाला है, टर्म 1 में तो प्रूफिंग आया नहीं, टर्म 2 में कुछ प्रूफ दैट टॉपिक इंपॉर्टेंट है। स्मॉल जी डज नॉट डिपेंड अपॉन मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इस चैप्टर में एक ही प्रूफ दैट आपको करवाया गया है, और वो मोस्ट प्रोबेबली आएगा एग्जाम में। इसको लिखो फटाफट, और कुछ अपने से भी एमसीक्यू सोच के बताओ कि क्या आ सकता है इसमें। 4th नंबर क्वेश्चन जो अभी लिखे उसमें ड्यूरिंग फ्री फॉल होगा। तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है स्मॉल जी, वो ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर तो डिपेंड नहीं करता। आप लोग मास बोलना बंद करिए, प्लैनेट के मास के ऊपर डिपेंड करता है, रेडियस ऑफ प्लैनेट के ऊपर डिपेंड करता है, ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो नेक्स्ट एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं फटाफट। तो स्मॉल जी तो देख लीजिए कि मून पर अर्थ से 6 टाइम्स कम हो गया। अगला जो हम लोग पढ़े थे उसको देखते हैं। 2-3 क्वेश्चन तो परसों के क्लास में था, उसी पे एक जगह पर लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 था, क्वेश्चन नंबर 7 है टू बी फेयर, वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ विल बी मैक्सिमम एट, कहां पर मैक्सिमम हो सकता है, ऑप्शन है इक्वेटर, ऑप्शन है सेंटर ऑफ अर्थ, एट द सरफेस ऑफ अर्थ, और डी
पर एट पोल्स या द सरफेस ऑफ अर्थ की जगह पर ऐसा कर लो सेम एवरीवेयर। और कहाँ पर मैक्सिमम हो जाता है तो आप लोग बता रहे जैसे ड्यू टू, याद है रीजन कल परसों आपको बताया था। ये ऐसा सारा प्रूफिंग इस तरह से किया गया 10th में और 9th को चाहे 11th में, बट एक्चुअली बात ऐसा है नहीं, है ना। ये कुछ इस तरह का है, ऐसा ऐसा टाइप का। तो पोल पर घिसा हुआ टाइप का, तो पोल पर जो रेडियस देखोगे वो एक्चुअल में जो तुमने फॉर्मूला डिराइव किया हुआ है उससे थोड़ा सा कम आ रहा है ना। ये यहीं तक है और यहीं तक है। और स्मॉल जी का फॉर्मूला जस्ट अभी देखे थे, कैपिटल जी एम ऑफ प्लैनेट बाय रेडियस का स्क्वायर है। तो पोल पर रेडियस देखो क्या है, कम हुआ कि ज्यादा हुआ? तो पोल पर रेडियस का वैल्यू कम है। एट पोल पे ये साइन से समझ रहा है, एट पोल में रेडियस का वैल्यू कम है, जिस वजह से उसमें जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, जी का वैल्यू ज्यादा हो जाएगा। तो अर्थ पर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इस पॉइंट पर है, एकदम अर्थ को बिल्कुल गोल मान लो, उसके भी एकदम अपर मोस्ट पॉइंट पर कैलकुलेट करो तब आएगा। बट पोल पर अगर कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू उससे भी ज्यादा आएगा, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से भी ज्यादा है। चलेगा? तो इसी में क्वेश्चन नंबर 8 की भी बातें होनी चाहिए। वैल्यू ऑफ जी विल बी 0 एट वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ 0 कहाँ पर हो सकता है? ऑन अर्थ विल बी 0 एट कहाँ पर हो सकता है? तो वही सब ऑप्शन है, इक्वेटर, सेंटर ऑफ अर्थ, पोल्स, at a height r/2 above the earth surface। ठीक है, तो कहां पर हो जाता है? सेंटर ही वो जगह है जहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू जो है वो 0 हो जाता है। फॉर्मूला आपके कॉपी में लिखवाया गया है, डेप्थ पर ये फॉर्मूला बैठता है, इस पर कोई न्यूमेरिकल नहीं है आपके क्लास में, और डेप्थ पर ये फॉर्मूला लिखवाया गया था 1 माइनस डी अपॉन आर, लिखे थे ना। तो जहां पर अगर डेप्थ पर चलते हो, अगर एट डेप्थ जहां पर डी का वैल्यू आर के बराबर हो जाए, यही अर्थ का सेंटर है, तो आर बाई आर 1 हो जाएगा और 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। तो वहां पर 0 आंसर आ सकता है ऐसे जगह पर जहां पर डेप्थ आर के बराबर हो। और डेप्थ आर के बराबर कब हो जाएगा? अगर आप ये अर्थ का सरफेस है, यहां से गिनना शुरू कर रहे हैं और ये रेडियस है और डेप्थ अंदर की तरफ आ रहे हो, तो ये डेप्थ किसके बराबर? ये आर के बराबर। तो ऐसा सिर्फ तभी हो सकता है जब तुम किसी इस जगह पर पहुंच जाओ जो एक्चुअली में अर्थ का सेंटर हो, वहां पर जी का वैल्यू जो होगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है, और अगर अर्थ का सेंटर को अगर छोड़ दो तब जी का वैल्यू कम कहां पर होगा? ऐसे तो पढ़े कि हाइट पर भी कम हो जाता है और डेप्थ पर भी देख रहे हैं कि कम हो जाता है, बट उन सब में भी सबसे कम, जैसे सबसे ज्यादा पोल पर हो गया। सेंटर ऑफ अर्थ तो बनावटी टॉपिक, ऐसा कोई टॉपिक होता नहीं, अगर सेंटर ऑफ अर्थ को इग्नोर करो तो उस हिसाब से वैल्यू ऑफ जी, ये साइड में ही कहीं पर लिख लेंगे, वैल्यू ऑफ जी विल बी लेसर या फिर मिनिमम एट कहां पर होने का चांस है? ये इक्वेटर पर होने का चांसेस है, अर्थ का सेंटर छोड़ दिया जाए तो, क्योंकि इक्वेटर ऐसा टाइप का हो जाएगा। इसमें भी अगर देखोगे तो यहाँ पर पोल से थोड़ा अलग हिसाब किताब है। यहाँ पर रेडियस जो तुम आर कैलकुलेट करते हो उसके कंपैरिजन में यहाँ पर क्या हो जा रहा है? यहाँ पर रेडियस ज्यादा हो जा रहा है एक्चुअली, है ना। और रेडियस अगर ज्यादा हो गया तो स्मॉल जी का वैल्यू जो है वो कम हो जाएगा। तो ऐसे तो आंसर सेंटर ऑफ अर्थ है, बट सेंटर ऑफ अर्थ एक बनावटी जगह, एक्चुअली में ऐसा कोई जगह नहीं है। उसको छोड़ करके कहीं पर पूछा जाए तो जी का वैल्यू कहाँ पर सबसे मिनिमम होगा? इक्वेटर पर होगा। लिख लिए? मिटा दूं सारा? सिर्फ टिक लगा रहे हो कि साइड शूट वाला भी लिख रहे हो? राइट साइड वाला भी लिखते चलो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 इज वेट of an object of mass m। पहला ऑप्शन है वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, पहला इसमें क्वेश्चन नंबर 9 है। पहला ऑप्शन है डिपेंड्स अपॉन
acceleration due to gravity on that planet दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स between that object and surface of planet it is a force by which an object is accelerated towards the surface of that planet all of the बताओ वेट के बारे में क्या कहना है तो एक ऑब्जेक्ट है उसका मास m है तो उसका वेट के बारे में क्या कहना चाहते हो बताओ वेट बराबर क्या फॉर्मूला देखिए वेट बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उस हिसाब से ये ऐसा ही हो गया और फिर आपको बताया गया था जब प्रूफिंग हम लोग कर रहे थे तो क्या है इस ऑब्जेक्ट के बीच में ये जो ऑब्जेक्ट है और जो प्लैनेट है उसके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसको भी हम लोग इस ऑब्जेक्ट का वेट कह सकते हैं तीसरा नंबर एक ऑब्जेक्ट है इसको छोड़ देंगे तो ये जिस फोर्स से नीचे की तरफ एक्सेलरेशन करते हुए चला जाएगा उस फोर्स को भी हम लोग वेट कहते हैं तो ये सब जो तीनों डेफिनेशन लिखा हुआ है वो वेट का ही अलग अलग फॉर्म में डेफिनेशन लिखा हुआ है वेट इज अ फोर्स बाय व्हिच एन ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सरफेस ऑफ द प्लैनेट वेट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स बाय व्हिच अर्थ या फिर प्लैनेट अट्रैक्ट्स दैट बॉडी या फिर वेट इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये सब हिसाब किताब सही है तो उस हिसाब से ए नहीं होकर के डी इस क्वेश्चन का आंसर ठीक है ठीक है जल्दी जल्दी और इसमें और क्या क्या क्वेश्चन डी नंबर पर मतलब 10th नंबर पर तो डी पर और हम लोग क्या करें वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट of mass 40 kg on earth surface will be अर्थ के सरफेस पर है एक ऑब्जेक्ट है उसका मास 40 kg है उसका वेट कितना हो जाने का है 400 न्यूटन 40 न्यूटन 4000 न्यूटन नन ऑफ द अबव क्यों तो वेट का फॉर्मूला लगाना पड़ गया हमें m इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ का क्वेश्चन है तो अर्थ का क्योंकि 9.8 होता है बट इस क्वेश्चन में कह रहा है ऑप्शन देकर कि 10 एक्चुअली में लेना है तो उस हिसाब से वेट जो है वो अर्थ पर 400 न्यूटन के करीब करीब आ जाएगी ठीक है अगला सवाल मिटा दूं ऊपर वाला 9 वाला हो गया है नहीं हुआ तो यहाँ पर फिर 11वां क्वेश्चन an object whose mass is 60 kg on earth एक ऑब्जेक्ट है उसका मास 60 kg अर्थ पर his mass on moon will be his mass on moon मून पर मास कितना आ जाएगा बताना है पहला 6 kg 600 kg 60 kg none of the above क्या होगा बोलो क्यों ऑब्जेक्ट का मास सेम रह जाएगा स्मॉल जी पर चेंजेस होने के वजह से वेट का वैल्यू में चेंज हो सकता है बट मास का वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं है मास तो 60 kg का 60 kg रह जाएगा ठीक है इसी क्वेश्चन पर क्वेश्चन नंबर 12 इसी क्वेश्चन पर his weight
ऑन मून विल बी, मून पर वेट बताना, इस वेट ऑन मून विल बी, मून पर बताना है, इस वेट ऑन मून, दिस इज 100 न्यूटन, 60 न्यूटन, 600 न्यूटन, कैनॉट से या फिर नन ऑफ द अबव। बोलो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले वेट अर्थ पर निकाल देते हैं, अर्थ पर तो निकाले थे, वेट ऑफ अर्थ अभी कितना आया था इसका, वेट ऑन अर्थ, ये अभी तो वेट निकालना पड़ेगा, मास है 60 जी, अगर 10 ले लेते हैं तो वेट ऑन अर्थ विल बी 600 न्यूटन, और मून पर हम लोग क्या पढ़े कि स्मॉल जी का वैल्यू भी 6 टाइम्स हो जाता है, जिसके वजह से वेट का भी 6 टाइम्स हो जाएगा, मास सेम रह जाएगा। उस ऑब्जेक्ट का वेट जब मून पे निकालोगे तो अर्थ पर जितना भी वेट आया है उसके 6 टाइम्स हो जाएगा, वेट जो है वो 100 न्यूटन हो जाएगा। स्मॉल जी मून पर अर्थ बाई 6, वेट ऑन मून विल बी वेट ऑन अर्थ बाई 6, बट मास विल रिमेन द सेम। हो जाएगा ना ये सब। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा जा रहा है, 13 नंबर लिखा जाए। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाँ रेडिएशन, हाँ तो उससे रिलेटेड तो कर लिया, हाइट डेप्थ वाला तो कुछ ना कुछ कर लिया है ना। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ mass of both bodies is doubled and radius of separation between two bodies is tripled, then new gravitational force of attraction, new gravitational force of attraction between them becomes, कितना हो जाएगा, चलो रेडियस ऑफ के बाद सेपरेशन है, दो ऑब्जेक्ट है, दोनों ऑब्जेक्ट के मास को दुगना कर दिए, ठीक है, और जो रेडियस जो भी पहले दोनों के बीच में दूरी था उसको कितना कर दिए, उसको हम लोग 3 गुना कर दिए, तो उन दोनों के बीच में जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पहले लग रहा था अब कितना लगेगा ये बताना, ठीक है। पहले वाला मान लो F था, अगर शुरुआत वाला अगर F था तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन के फॉर्म में नहीं, पूरा सॉल्व भी करके देखना पड़ेगा, बिकम्स डैश, इस तरह से करना हो, ठीक है। ये वाला मिटा दूं, तो ये स्टार्टिंग में किए थे, किस तरह से करना रहता था याद होगा आपको, कैसे होता था, पहले दो ऑब्जेक्ट है, दोनों ऑब्जेक्ट का मास अगर कुछ ले लेते हैं m1 m2 और दोनों के बीच का रेडियस या फिर रेडियस ऑफ सेपरेशन को ले लेते हैं r, तो उस हिसाब से पहले वाला f कितना हो जाता था, कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ये हो गया पहला डेटा। अब क्या करने के लिए बोला जा रहा है, अब मास को क्या कर देना है, अब मास कितना हो गया दोनों ऑब्जेक्ट में, पहले का नाम अगर m1 था तो 2m1 हो गया, और इसका भी नाम कितना हो गया 2m2, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, पहले r था तो अब ये हो गया 3r,
3r स्क्वायर कैसे, डिस्टेंस 3r स्क्वायर कैसे हो जाएगा। अभी फोर्स निकालते समय देखेंगे, अब वो भी 3r स्क्वायर नहीं होगा, 3r का होल स्क्वायर। तो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लगाने वाले यही वाला तुमसे पूछा गया है कि नया फोर्स कितना हो जाएगा, न्यू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना हो जाएगा। ठीक है, तो कैपिटल जी के जगह पर कैपिटल जी रह गया, मास के जगह पर कितना हो गया 2m1, बोलने पर ही सीखोगे। दूसरे मास के जगह पर 2m2 और दूरी के जगह पर 3r स्क्वायर नहीं 3r का होल स्क्वायर। अब बताओ कितना हो गया, ये देखो 2 × 2 4, 3 का स्क्वायर हो गया 9 और बाकी सब वैसे ही लिखा रहेगा g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। और ये किसका वैल्यू था, ये पहले वाले f का वैल्यू था। तो नया वाला फोर्स कितना हो गया 4f/9, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो न्यू फोर्स बिकम्स 4f/9। बोला आ रहा है समझ में? ऐसा पहले भी बता चुका हूँ क्वेश्चन इस सबके। जल्दी से करो, फिर एक क्वेश्चन और करो और ये चैप्टर क्लोजिंग कर दो। सिर्फ दांत तो दिखाओ, कीड़ा वाला लोगों मुंह में दांत नहीं कर तो एक और क्वेश्चन और ये चैप्टर हमारा खत्म। तो अगला वाला भी थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको लिखो। ये समझ में आ गया? तो सवाल कुछ थोड़ा अलग तरीके का, चैप्टर वाइज नहीं है बट ऐसे ही है। एक मेरे ट्यूशन का कॉपीराइट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हम बताते रहते हैं वैसा। 14 नंबर हुआ, ठीक है। ये ऐसा कुछ है, मतलब चैप्टर से रिलेटेड नहीं, चैप्टर समझाने के लिए। एक भालू है, ठीक है, बियर टेक्स BEAR होता है। अब बियर टेक्स रूट 10 सेकेंड्स। हाँ कॉपीराइट है मेरा। तो एक बियर है, वो रूट 10 सेकेंड्स लेता है टू फ्री फॉल फ्रॉम a pole या फिर ट्री of 5 meters। ट्री ऑफ 50 मीटर कर लो, एक पेड़ है 50 मीटर। ठीक है, लिख लीजिए। एक भालू है, उसको रूट 10 सेकेंड्स लग रहा है एक पेड़ से गिरने के लिए, और उस पेड़ का हाइट कितना है 50 मीटर। क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द कलर ऑफ द बियर, भालू का रंग पूछ रहा है। ठीक है, व्हाट इज द कलर ऑफ द बियर, भालू का कलर। ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है चैप्टर का, कॉपीराइट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन है, सब जगह पर किताब में नहीं मिलेगा। व्हाट इज द कलर ऑफ द बियर पूछ रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? एक भालू है, उसको रूट 10 सेकंड लग रहा है, फ्री फॉल कर रहा है ट्री से और हाइट है 50 मीटर। भालू का कलर पूछ रहा है कितना हो सकता है। ठीक है, चलो बता रहे हैं इसमें। फ्री फॉल में h बराबर होता है हमारा ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। अभी ध्यान से देखना, जरा सीखना कितना हाइट गिरना है इसको। अरे देखो 50 मीटर। ड्रॉप का क्वेश्चन है, मतलब फ्री फॉल कर रहा है, यू कितना होगा। इस बार जी वैल्यू पुट नहीं करना है, वी कैलकुलेट करना है। ठीक है, दिस इज हाफ जी इंटू टी कितना दिया हुआ था का स्क्वायर। ध्यान से देखते रहना, दिस 50 हो गया, दिस इज हाफ इंटू जी इंटू ये कितना पेंडुलम मतलब दिस इज 10। ये कट गया 5 बार में और ये कट गया 10 बार में। यहाँ पर देखो ध्यान से, तो जी का वैल्यू हम लोग पुट नहीं किए, जी का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट किए और आंसर कितना आ गया जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी ध्यान से सुनना, छापना बाद में बोल, देख लो थोड़ा, बढ़िया क्वेश्चन है, किसी किताब में नहीं मिलेगा, कुछ सीखने के लिए ट्यूशन आता है आदमी। तो सारे क्वेश्चन में जी का वैल्यू प्लेस कर रहे थे, इसमें नहीं प्लेस करके जी का वैल्यू निकाला और ये कितना आ गया, और ये 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ज्यादा हुआ कि कम हो गया। और 2 दिन से हम लोग पढ़ रहे हैं कि पूरे अर्थ पर ऐसा एक ही जगह पर है जहां पर स्मॉल जी का वैल्यू 9.8 से भी ज्यादा हो सकता है। कहां पर, अभी आप एमसीक्यू में भी लिखे हैं, बताओ। सिर्फ पोल पर, पोल ही वो जगह है जहां पर जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ज्यादा हो सकता है। अभी तब से यही बताया जा रहा है, जी का वैल्यू मैक्सिमम कहां पर है, पोल पर।
मैक्सिमम मतलब किससे मैक्सिमम, जो तुम कैलकुलेट किए हो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उससे ज्यादा भी अगर कहीं पर एक्सपेरिमेंटली जी का वैल्यू आ सकता है तो वो सिर्फ पोल पर ही पॉसिबल है। और पोल पर सिर्फ एक ही तरह का बियर मिलता है, पोलर बियर, और पोलर बियर सिर्फ एक ही कलर का हो सकता है, व्हाइट। उस हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर, मैं ऑप्शन तो दिया नहीं, तो इस क्वेश्चन का आंसर व्हाइट हो जाएगा। और एक नंबर क्वेश्चन है, इससे कम से कम ये याद रखेंगे कि पोल ही वो जगह है जहां पर स्मॉल जी का वैल्यू जो होता है वो मैक्सिमम होता है, याद रहेगा। तो यहाँ पर ये चैप्टर हो गया ग्रेविटेशन खत्म, और बढ़िया चैप्टर है। और ये क्योंकि टर्म 2 का है तो इसमें कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, जैसे न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लिखो, स्मॉल जी मास पे ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करता, उसका आंसर लिखो। क्रम्पल्ड पेपर लोगे और पेपर को खोल करके करोगे तो क्रम्पल्ड पेपर जो है वो पहले आएगा, पेपर वाला थोड़ा उड़ के आएगा एयर रेजिस्टेंस की वजह से, बट वैक्यूम में करेगा तो साथ में आएगा। फोर्स जो लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ भी बॉल पर उतना ही लगा रहा है जितना बॉल अर्थ पर, बट बॉल गिरते हुए क्यों दिख रहा है, क्योंकि इसमें न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन नहीं, न्यूटन का ही सेकंड लॉ ऑफ मोशन काम करता है, जो कि ये कहता है कि अगर फोर्स बराबर हो तो जिसका मास कम उसी का एक्सेलरेशन ज्यादा दिखेगा। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मैं इसमें नहीं लिखवाया लेकिन पहले डिस्कशन कर चुके हैं, कोई पूछ दे अगर कि अर्थ के अराउंड जो मून घूम रहा है या फिर सन के अराउंड जो प्लैनेट, उसको गोल 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 घुमाने के लिए एक फोर्स चाहिए, उस फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, वो फोर्स कहाँ से आ रहा है पूछा जाए तो उसका आंसर भी न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ही होगा। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सिर्फ फ्री फॉल के समय पर ही नहीं दिखता, पूरे यूनिवर्स में हर दो मटेरियल ऑब्जेक्ट के बीच में दिखता है। ठीक है, तो ये इस चैप्टर का हो गया खत्म। इसके बाद वाला जो टॉपिक है इस चैप्टर का वो आपके काट दिया गया सिलेबस से, अलग से पढ़ना हो तो मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है, जैसे कि थ्रस्ट, प्रेशर, बायोन्सी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ये सब।